हेलो गाइस, मैं अतिउल्लाह आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि जब उर्दू के अल्फ़ाबेट्स शब्द बनाते हैं, अल्फाज बनाते हैं, तो उनकी शक्लें चेंज होती है और वह कितना चेंज होती है, हमें आज इसी के बारे में जानना है। फ्रेंड्स, हिंदी और उर्दू में बस यही फ़र्क है कि जब हम हिंदी के अल्फ़ाबेट से शब्द बनाते हैं तो उसमें कुछ चेंजेस नहीं आते हैं, बस उनको पास लिख देते हैं तो हमारे पास शब्द बन जाता है। लेकिन उर्दू में ऐसा नहीं है। जब हम उर्दू के अल्फ़ाबेट से शब्द बनाते हैं, अल्फाज बनाते हैं, तो उनकी शक्लें चेंज होती है, अल्फ़ाबेट्स की शक्लें चेंज होती है। तो वह कितना चेंज होती है हमें जानना है ना। ये हमारा लास्ट स्टेज है। इसके बाद हम अब उर्दू को लिखना सीख जाएंगे, उर्दू को पढ़ना सीख जाएंगे। हमें अब बस यही सिखाना है। ये हमारे अल्फ़ाबेट्स के लास्ट ही लेक्चर है। इसमें हम जान जाएंगे कि कौन सा उर्दू के अल्फ़ाबेट्स शब्द बनने के बाद कितना चेंजेस होते हैं, उसके अंदर कितने चेंजेस आते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे अगर हमें हिंदी में लिखना हो कमल, तो हम क्या करेंगे? अगर ऐसे लिखना हो तो क प्लस म प्लस ल। तो ये अगर इन तीनों को हम मिलाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा क म ल। मतलब तीनों को बस पास लिख देना है, हमारा कमल हो गया। लेकिन अगर इसी चीज़ को उर्दू में लिखेंगे तो देखिएगा उर्दू के अल्फ़ाबेट्स की शक्लें चेंज हो जाएंगी। देखते हैं कैसे। जैसे क को उर्दू में क्या कहते हैं? उर्दू में क ऐसे लिखते हैं, ओके। वैसे ही म उर्दू में कैसे लिखते हैं? तो ऐसे लिखते हैं। और ल के लिए हमारे पास ऐसे है। जब इन तीनों को हम मिलाएंगे तो इनकी शक्लें चेंज होगी। तो हम किस तरह लिखेंगे? जब इन तीनों को शब्द बनाएंगे, अल्फाज बनाएंगे, तो ऐसे क, ऐसे म और ऐसे ल, तीनों मिलके ऐसा हो गया। आपने देखा तीनों मिलके किस तरह का हो गया? कमल। आपने देखा। तो हमारा हिंदी देखिए कितना सिंपल है। मतलब हिंदी और उर्दू में बस इतना ही फ़र्क है कि जब शब्द बनता है ना, तो उर्दू के अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं उनकी शक्लें चेंज होती है। तो अगर हमें पता होता कि जब क मिलता है शब्द में तो क की शक्ल ऐसी हो जाती है, जब म मिलता है तो म की शक्ल ऐसी हो जाती है, और जब ल आता है तो उसकी शक्ल कैसी रहती है। अगर ये हमें पता हो तो हम उर्दू लिखना सीख जाएंगे, हम उर्दू लिखना शुरू कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तब तक मैं अपने बोर्ड से थोड़ी देर के लिए हट जाता हूं, ताकि आप इस मेरी मेहनत को एक स्क्रीनशॉट ले ले और इसको अपने नोटबुक में उतार ले। ये काफ़ी हेल्पफुल है, आपको उर्दू पढ़ने में काफ़ी हेल्प करेगा। अगर कहीं पे आपको उर्दू लिखना है और नहीं आता हो समझ में कि मैं क्या कैसे लिखूं, तो मैंने जैसे बताया कि सबसे पहले हिंदी में लिखिए, उसके बाद से उस हिंदी का उर्दू ढूंढना है हमें। तो आप इसके ज़रिए आप उसको ढूंढ लेंगे। तो एक बार इसको अपने नोट पे देख लीजिए, ओके। आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम जानते हैं कि जो क है, हम सब जानते हैं कि क को उर्दू में ऐसे लिखते हैं। ये हमारा उर्दू का क है ना। जब यह क स्टार्टिंग में, शुरू में जब मिलेगा, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था ना कमल, जब यह क शुरू में मिलेगा तो इसकी शक्ल ऐसी हो जाएगी। मतलब ये वाला जो हमारा क है उसमें से ये वाला हट जाएगा और ये हमारा क हो जाएगा। समझ में आ गया आपको? ओके। वैसे ही मिडिल में अगर मिलेगा तो ये किसी चीज़ से मिलते हुए आएगा। ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये किसी और अल्फ़ाबेट से मिलकर आके और ऐसे क बन रहा है। मतलब ऐसा ही क होगा हमारा यहाँ पे भी, लेकिन अगर बीच में आएगा तो किसी और अल्फ़ाबेट से मिलते हुए ऐसे हो जाएगा। समझ में आ गया आपको? आखिर में होगा तो यह किसी और अल्फ़ाबेट से मिलकर और लास्ट में पूरा का पूरा लिखते हैं। लास्ट में, एंड में कोई भी उर्दू का अल्फ़ाबेट्स होगा तो उसको हम पूरा का पूरा लिखते हैं। याद रखिएगा, लास्ट में हम पूरा का पूरा लिखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा था ना, ऐसे क प्लस म प्लस ल, तो हमने क को चेंज किया, म को चेंज किया, लेकिन हमने ल को चेंज किया। यहाँ पे देखिए आप, हमने ल को चेंज किया नहीं, हमने ल को चेंज नहीं किया, हमने ल को एज इट इज़ लिख दिया। बस मिला हुआ होना चाहिए। तो देखा आपने कि जो लास्ट में होता है, याद रखिएगा कि कोई भी उर्दू का अल्फ़ाबेट लास्ट में आएगा, शब्द के लास्ट में आएगा, तो उसको पूरा का पूरा लिखेंगे, ओके।
और बीच में आएगा तो उसको मिलाएंगे, शुरू में होगा तो उसको मिलाएंगे। और उसके बाद इसके आगे भी जानेंगे। कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं जो शुरू में भी आते हैं, नहीं मिलते हैं। कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो मिलते ही नहीं हैं। ओके, देखते हैं। ख को वैसे ही, ख हमारा ऐसे होता है, जब शुरू में रहेगा तो ख ऐसे ही रहेगा, मिडिल में आएगा तो किसी और अल्फ़ाबेट से मिलते हुए ख ऐसा बनेगा, और लास्ट में आएगा तो किसी और अल्फ़ाबेट से मिलते हुए ख को पूरा लिखना पड़ेगा। ओके, वैसे ही हमारे पास ग है, तो ग के लिए हमारे पास क्या है, ग के लिए ये हमारा उर्दू का ग है। जब ये शुरू में आएगा तो ऐसा बन जाएगा, और जब बीच में आएगा तो ये किसी और अल्फ़ाबेट से मिलते हुए इस तरह का ग हमारा दिखाई देगा, और लास्ट में आएगा तो किसी और अल्फ़ाबेट से मिलते हुए ये पूरा का पूरा ग हमको लिखना पड़ेगा। सेम एस्टेस घ का है, घ है तो ऐसे ही लिख देंगे। हमारा घ, उर्दू का घ ऐसे होता है, आपको मैं ये पहले भी बता चुका हूँ। ये हमारा उर्दू का घ है। जब ये शुरू में होगा तो इस तरह का हमारा घ होगा, बिल्कुल एज इट इज़, और ये किसी और चीज़ से ऐसे ऐसे मिलते जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से किसी और चीज़ से मिलते जाएगा। और अगर मिडिल में आएगा तो फिर यह किसी और से मिलते हुए बनता हुआ आएगा, और फिर यहाँ पे भी किसी और चीज़ से मिल जाएगा, क्योंकि ये बीच में है तो मिलते मिलते आएगा। लास्ट में होगा तो ये किसी और अल्फ़ाबेट से मिलकर और आगे पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा। सेम एस्टिस हमारा च है, च ऐसे होता है। च को जब स्टार्टिंग में च आता है तो हमारा च इतना छोटा हो जाता है। ऐसे च हमने पढ़ा था ना अभी, तो जब स्टार्टिंग में च आता है तो च की शक्ल इतनी सी हो जाती है, मतलब ये वाला पार्ट नहीं रहता हमारे पास। जब बीच में आता है तो ये वाला जो है ना, ये वाला हिस्सा, ये वाला टॉप वाला हिस्सा, यह किसी और अल्फ़ाबेट से मिलते हुए हमें च ऐसा लिखना पड़ता है। और फिर लास्ट में आएगा तो यह वाला जो पोर्शन है इसका, यह किसी और अल्फ़ाबेट से मिलके और पूरा का पूरा हमको लिखना पड़ता है। ओके, वैसे ही छ हमारा ऐसा होता है, शुरू में ऐसे छ आएगा, बीच में जैसे च का होता है वैसे ही छ का भी हो जाएगा हमारे पास। ज का भी जैसे च का होता है वैसे ही ज का होगा, बिल्कुल सेम एज इट इज होगा। आप देख भी रहे हैं, वैसे ही झ का होगा, जैसे छ का होता है वैसे ही इसमें झ का हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं ट को। ट हमारा हिंदी में ट ऐसे होता है, उर्दू में ट हमारा ऐसे होता है। जब यह ट शुरू में आएगा तो ये बड़ा वाला जो ट है ना हमारे पास, बड़ा वाला ट, इसमें से ये वाला मिट जाएगा, बस इतना ही रहेगा, बस इतना ही, देख रहे हैं ना आप। और यह किसी और चीज़ से फिर मिलने लगेगा, मिलते मिलते आएगा। ओके, और अगर मिडिल में होगा तो यह किसी और चीज़ से मिलके फिर ऐसे बनेगा, फिर ऐसे किसी और अल्फ़ाबेट से मिल जाएगा। और बीच का जो हिस्सा होता है उसके ऊपर यह निशान है ट की। यह निशान किस चीज़ की है, ट की। आपने देखा, यह निशान ट की है, यह निशान ट की है। ओके, और लास्ट में आएगा तो जैसा कि मैंने बताया कि लास्ट में किसी और चीज़ से मिलकर और पूरा का पूरा हमें लिखना पड़ता है, तो हम पूरा का पूरा ठ को लिखेंगे। वैसे ही ठ को हमारा देख लेते हैं। ठ को तो हमारा उर्दू का ठ ऐसे होता है। जब यह ठ मिलते हुए आएगा, शुरू में आएगा तो जैसे है ठ हमारा वैसे के वैसे ही रहेगा, और फिर यह किसी और चीज़ से मिल जाएगा। स्टार्टिंग में यहाँ से किसी और अल्फ़ाबेट से मिल जाएगा। मिडिल में होगा तो ये किसी और चीज़ से मिलते हुए आएगा, और फिर यहाँ से भी किसी और चीज़ से मिलने लगेगा। वैसे ही एंड में होगा तो किसी और अल्फ़ाबेट से मिलते हुए आएगा, और फिर लास्ट में हमको पूरा का पूरा ठ लिखना पड़ेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। ओके, वैसे ही ड को देखेंगे हम, तो हमारा ड ऐसे है, उर्दू का ड हमारा ऐसे होता है। ड का यही पहचान है कि उसके ऊपर छोटा सा एक तो बना रहेगा, छोटा सा ये तो बना रहेगा। ये हमारा ड जो है, ड किसी और चीज़ से नहीं मिलता। एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा, इस चीज़ को लिख लीजिए, अभी नोट कर लीजिए कि जो ड होता है, द होता है, ढ होता है ना, ड और द, ढ नहीं, ड और द, ये दोनों किसी और अल्फ़ाबेट से नहीं मिलते हैं। हाँ, वह उससे पहले अगर कोई अल्फ़ाबेट होगा तो वह उससे मिल जाएगा। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे कि हमारा स्टार्टिंग में ड आएगा तो ऐसे ही रहेगा, जैसे यहाँ पे ड है हमारा, वैसे ही ऐसे के ऐसे ड रह जाएगा। यह किसी और अल्फ़ाबेट से, इधर किसी और अल्फ़ाबेट से नहीं मिलेगा। ओके, जब बीच में आएगा, मिडिल में आएगा, तो बीच में यह इसके पहले आने वाले अल्फ़ाबेट से ये मिल सकता है। इसके पहले आने वाले अल्फ़ाबेट से ड मिल जाएगा, लेकिन इसके बाद आने वाला अल्फ़ाबेट होगा, यहाँ पे अगर कोई अल्फ़ाबेट है, अगर यहाँ पे कोई अल्फ़ाबेट है तो इस चीज़ से, अगर यहाँ पे कोई अल्फ़ाबेट है तो आगे ये किसी और अल्फ़ाबेट से नहीं मिलेगा, यह पहले वाले अल्फ़ाबेट से मिल जाएगा। आपको याद रहेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं क्रॉस लगा दे रहा हूँ, ओके, कि ये आगे नहीं मिलेगा, और इधर से कोई आएगा तो
मिल जाएगा। पहले अगर कोई होगा अल्फ़ाबेट तो उसे मिल जाएगा। वैसे ही आखिर में हम पढ़ेंगे इंड में कैसा होता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर पहले होगा तो मिल जाएगा, लेकिन आखिर में मिलेगा नहीं, तो आखिर में हमको पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा। आगे देखते हैं ढ को। तो ढ हमारा ऐसे होता है, स्टार्टिंग में ढ भी ऐसे ही रहेगा और बीच में रहेगा ढ। तो जैसे ड मिलता था वैसे ही मिलते हुए आएगा, लेकिन उसके बाद ढ नहीं मिलेगा। आप देख रहे हैं ना, ढ में क्या है, ड और हे, ड और ह दोनों मिलके ढ हो रहा है, ड और ह दोनों मिलके ढ हो रहा है। लेकिन आप देख रहे हैं यह हे जो है, ये हे जो है यहाँ पे काफ और हे में मिल चुका है, क और हे में मिलके ख बनाया। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे मिल चुका है, बिल्कुल एक में दूसरा बिल्कुल मिल चुका है। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, च और ह, च और ह से छ होता है, यह भी दोनों मिल चुका है बिल्कुल आपस में। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ढ है तो डाल और हे दोनों आपस में नहीं मिला हुआ। क्यों नहीं मिला हुआ? कि जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि इसके आगे आने वाले अल्फाज से, इसके आगे आने वाले अल्फ़ाबेट से नहीं मिलता है, इसके पहले आने वाले अल्फ़ाबेट से ये मिल जाएगा। तो ये जो हे है ये इसके आगे आने वाला है, तो ये आगे है तो ये इससे नहीं मिलेगा, इसको अलग अलग लिखना पड़ेगा। आया समझ में? आगे देखते हैं त को। तो त हमारा ऐसे होता है, जब त छोटा होगा किसी और अल्फाज से मिलेगा स्टार्टिंग में तो फिर त ऐसा हो जाएगा। ओके, नुक्ता से पहचानेंगे, अगर दो नुक्ता होगा ऊपर, दो बिंदु होगा ऊपर तो हम कहेंगे त है। ओके, क्योंकि इसके ऊपर दो ही बिंदु होता है, उर्दू में बिंदु से ही, नुक्ता से ही पहचानना पड़ता है, याद रखिएगा। ओके, मिडिल में होगा तो ये वाला पोर्शन भी किसी और चीज़ से मिल जाएगा, ये वाला किसी और से मिलते हुए जाएगा, और बीच में दो बिंदु रहेगा, दो नुक्ता रहेगा, तो हम कह देंगे ये त है। ओके, लास्ट में मैंने बताया कि मिलते हुए आएगा और फिर किसी उसको पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा। वैसे ही थ है, सेम एज टिस थ भी हमारा है। द को जैसे कि मैंने बताया कि द आगे किसी और चीज़ से नहीं मिलता है, उससे पहले कोई अल्फ़ाबेट होगा तो उससे मिल जाएगा। तो द ऐसे रहेगा, और जो मिडिल में आएगा तो द हमारा इधर से किसी और चीज़ से मिल जाएगा, लेकिन इधर किसी और चीज़ से नहीं मिलेगा। लास्ट में भी हमारा बिल्कुल सेम है कि अगर इधर रहेगा कोई और अल्फ़ाबेट तो मिल जाएगा, लास्ट में तो है तो फिर आगे उसके कुछ आने ही वाला नहीं है। ध को देखते हैं तो ध भी हमारा ऐसी रहेगा, जैसे द का कंडीशन है वैसे ध का कंडीशन है। ये भी दाल और हे अलग अलग लिखेंगे, क्योंकि यह दाल के आगे आना, ये द के आगे आने वाला अल्फाज है, अल्फ़ाबेट है, तो यह इससे नहीं मिलेगा। अगर इससे पहले आया होता कोई और अल्फ़ाबेट तो यह इससे मिल जाता। तो फिर स्टार्टिंग में पूरा का पूरा लिखेंगे, जब बीच में आएगा तो ये वाला किसी और चीज़ से मिल जाएगा, लेकिन उसके आगे आने वाले अल्फाज से, उसके आगे आने वाले अल्फ़ाबेट से नहीं मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हे आया है ना, ह आया है ना, यहाँ पे हे आया है, ये हे से नहीं मिल रहा है, अलग लिखना पड़ रहा है हे को। वैसे ही एंड में ही होगा। न को देखते हैं हम, तो हमारा न उर्दू में ऐसा होता है, जब न को हम शुरू में लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, छोटा सा पार्ट रहेगा हमारा बिल्कुल ते की तरह, पर नुक्ता अगर एक रहेगा, अगर नुक्ता एक है तो न है, नुक्ता एक है तो न है, नुक्ता दो है तो त है, नुक्ता एक तो न, नुक्ता दो तो त है। वैसे बीच में रहेगा, जैसे त का कंडीशन है वैसे न का कंडीशन होता है। ओके, त, न और ट, इन तीनों का कंडीशन सेम है। ट को भी देखेंगे तो बिल्कुल वैसे ही रहेगा, त को देखेंगे तो बिल्कुल वैसे ही रहेगा, और न को देखेंगे तो बिल्कुल वैसे ही रहेगा। फ़र्क क्या है? नुक्ते का फ़र्क है। अगर एक नुक्ता रहेगा ऊपर तो हम कहेंगे ये न है, अगर दो नुक्ता होगा ऊपर तो हम कहेंगे ये त है, और अगर छोटा सा तो बना रहेगा तो हम कहेंगे ये ट है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। काफ़ी मेहनत करने के बाद ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। और अगर आपका कोई सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, आपका कोई सुझाव हो तो उसके लिए भी कमेंट कीजिए, और इस चैनल को, फाउंडेशन क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।